सुप्रभातम। आज हम आपके सामने देवनागरी लिपि के विकास की कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भारत की समस्त लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। ब्राह्मी लिपि लेखन के दो रूप हैं। कौन से? उत्तरी लेखन और दक्षिण लेखन। उत्तरी लेखन और दक्षिण लेखन। उत्तरी लेखन है वो रेखाओं के रूप में है और जो दक्षिण लेखन है वो गोलाकार रूप में है। उत्तरी लेखन किस रूप में? रेखा। उत्तरी से रह पीछे, तो यहाँ ये रेखाओं के रूप में है और दक्षिणी लेखन गोलाकार रूप में है। कुछ विद्वान ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपि नहीं मानते। वो कौन से विद्वान है जो देवनागरी लिपि को या ब्राह्मी लिपि को कौन सी लिपि नहीं मानते? भारतीय लिपि नहीं मानते। वो कौन से हैं? फ्रेंच विद्वान कुपेरी ब्राह्मी लिपि को चीनी लिपि मानते हैं। कुपेरी ने क्या माना है? ब्राह्मी लिपि को चीनी लिपि माना है। और यूनानी लिपि की ब्राह्मी लिपि को यूनानी लिपि किसने माना है? यूनानी लिपि माना है मूलर, शेनार्ट, हल्वे, विल्सन और प्रिंसेप ने। यूनानी माना है और चीनी माना है फ्रेंच विद्वान ने जैसे चीनी, जैसे फ्रेंच विद्वान के पीछे चाय तो इसने फ्रेंच विद्वान ने चीनी लिपि माना। कौन सी लिपि को? ब्राह्मी लिपि को। और जो यूनानी है, यूनानी लिपि किसने? ब्राह्मी लिपि को यूनानी लिपि किसने माना है? मूलर, शेनार्ट, हल्वे, विल्सन और प्रिंसेप ने। और जो विद्वान ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपि मानते हैं उनके नाम है कनिंघम, लॉसन, थॉमस। ये क्या है? ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपि मानते हैं। ब्राह्मी लिपि को चीनी लिपि किसने माना है? फ्रेंच विद्वान कुपेरी ने माना है। और ब्राह्मी लिपि को यूनानी लिपि मूलर, शेनार्ट, हल्वे, विल्सन और प्रिंसेप, इन्होंने क्या माना है? यूनानी। जैसे यूनानी डिश में हलवा, मूलर, मूली, शेनार्ट, विल्सन, प्रिंसेप, थोड़ा इसको यूनानी, इस ट्रिक से नानी ने क्या बनाया? मूली और हलवा। विल्सन वेल अच्छे से बनवाया। क्या क्या? मूली और मूली, हलवा, शेनार्ट, विल्सन वेल तरीके से, अच्छे तरीके से बनाया। ब्राह्मी लिपि की दक्षिण धारा से 6 लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से कितनी? जो दक्षिण धारा की है वो 6 लिपियां हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कालिंग मीन उड़ीसा, मध्य देशी और पश्चिमी ग्रंथ लिपि। कौन सी 6 लिपियां हैं? तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, कलिंग लिपि, मध्य देशी, पश्चिमी ग्रंथ लिपि। इन 6 लिपियों का विकास कौन सी? दक्षिण धारा से है। ब्राह्मी लिपि की 2 धाराएं हैं, एक उत्तरी धारा, एक दक्षिण धारा। दक्षिण धारा से 6 लिपियों का विकास हुआ है और उत्तरी से 4 लिपियों का विकास हुआ है। दक्षिण से 6 लिपियों का और उत्तरी धारा से 4 लिपियों का। जो उत्तरी धारा है उसकी 4 लिपियां कौन सी हैं? एक तो है गुप्त लिपि, एक कुटिल लिपि। फिर कुटिल लिपि से 2 लिपि है, शारदा लिपि और नागरी लिपि। ब्राह्मी से कौन सी निकली? गुप्त है। जैसे ये पै और तय, यहाँ देखो ये पै से 5 हो गया और तय देखो 4 के आकार का है। गुप्त 5वीं चौथी 5वीं शताब्दी में हुआ। फिर कुटिल है, कुटिल से बनी है शारदा, ध शारदा, द और स, पीछे से देखो द स, 10वीं शताब्दी। अन्नाया से नागरी और 9वीं शताब्दी। फिर जैसे कई बार कर्म आता है, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नागरी और शारदा लिपि। इसको ट्रिक से याद करो। ब्रह्मा की गुप्त कुटिया से नागा साधु निकला। ब्रह्मा की गुप्त कुटिया से क्या निकला? नागा साधु निकला। ब्रह्मा
क्रम हो गया ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त, फिर कुटिल से कुटिल, फिर नागरी, फिर शारदा। अब जैसे 7वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। देखो देवनागरी, नागरी, नागरी, ग, इसमें ग, गुजरात। सबसे पहले क्या, गुजरात का नरेश था, गुजरात का राजा था, कौन था, गुजरात का, जैसे जयभट्ट। इसमें गुजरात में कौन सा आया, जयभट्ट। गुजरात का राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। जो देवनागरी लिपि का है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग देवनागरी गुजरात के जयभट्ट। गुजरात याद करना, नागरी, नागरी से गया आया इसमें गुजरात। सबसे पहले किसमें, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। 7वीं, फिर 8वीं, अष्ट, अष्ट बोलते हैं जिसको, 8 को अष्ट, अष्ट से देखो इसमें राष्ट्र, अष्ट, अष्ट आया इसमें 8। राष्ट्रकूट नरेश ने 8वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। राष्ट्रकूटों ने राष्ट्र अष्ट 8वीं में, देवनागरी गुजरात के जयभट्ट ने 7वीं शताब्दी में। सबसे पहले देवनागरी गुजरात में हुआ था, फिर किसने, राष्ट्रकूट नरेशों ने किया था, और फिर बड़ौदा के ध्रुवराज ने 9वीं शताब्दी में। देखो बड़ौदा के ध्रुव, ध्रुव जैसे 9 ध्रुवराज है, 9 जैसा कार है इसके अंदर, वह है जो ये 9 के जैसा है, और वह भी देखो वह है जो 9 जैसा है। ध्रुवराज बड़ौदा का, द से ध्रुवराज, बड़ौदा का ध्रुवराज, द इसमें बड़ौदा, बड़ौदा, द से ध्रुवराज। बड़ौदा के ध्रुवराज को ने देवनागरी लिपि का प्रयोग कब किया था, उसमें 9वीं शताब्दी में। राष्ट्रकूटों ने 8वीं में, अष्टर, अष्टर से 8वीं शताब्दी में। और देवनागरी, नागरी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। और गुजरात, जैसे गुजरात, गुजरात का देखो जयभट्ट है, गुजरात के अंदर क्या है, जय आया तो जयभट्ट है गुजरात का। और जो बड़ौदा का है, बड़ौदा, द से ध्रुवराज, बड़ौदा का ध्रुवराज, ध्रुवराज 9वीं शताब्दी। कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ है। देवनागरी, क्या बन गया, दक्षिण। देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ है। बाद में क्या हुआ, बाद में लिपि उत्तर भारत में प्रचलित हुई थी। ओझा के अनुसार ब्राह्मी लिपि क्या है, आर्यों की मौलिक खोज है। ओझा, ओ से ओझा, ओझा ने ब्राह्मी लिपि को क्या मानना है, ब्राह्मी लिपि किसकी खोज है, आर्यों की खोज है। आ से आर्य, 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 आर्यों की मौलिक खोज से देवनागरी लिपि को किसने जोड़ा है, ओझा ने जोड़ा। आर्य लिपि, आर्य, आ से आर्य, आ से ओझा, ओझा, आर्यों की लिपि, आर्यों की मौलिक खोज है क्या, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आर्यों की मौलिक खोज है। ब्राह्मी लिपि को आर्यों की मौलिक खोज किसने माना है, आ से आर्य, ओझा ने माना है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है और रोमन लिपि वर्णात्मक है। जैसे देवनागरी ब आया है, बाएं से कैसे लिखी जाती है, देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। देवनागरी नाम क्यों पड़ा, देवनागरी, एक तो इस देवनगर है ना, देवनगर काशी को बोला जाता है, और एक देवनगर काशी, देवनगर काशी के कारण इसका देवनागरी पड़ा। और एक देव भाषा कौन सी है, संस्कृत, देव भाषा संस्कृत के संबंध होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि का विकास हुआ, नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि से फिर किसका विकास हुआ, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो क्या देवनगर काशी के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। एक हो गया देव भाषा से संबंध होने के कारण इसका नाम देव भाषा पड़ा। और गुजरात के जो नगर है लिखा गया है यहाँ, ये नागर आएगा, नागर ब्राह्मण, गुजरात के नागर ब्राह्मणों से संबंध होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा।
और उसके अन्य नाम है लोकनागरी, हिंदी लिपि, देवनागरी। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन दोनों को, हिंदी संस्कृत की लिपि तो वो देवनागरी की है ही है, साथ में ये दो को याद करना, मराठी और नेपाली आदि भाषाओं में भी प्रयोग किया जाता है। 8वीं से 18वीं शताब्दी देवनागरी का प्रचलन कहाँ कहाँ रहा? गुहिल वंश, ये गुहिल वंश है राजस्थान में, मारवाड़, परिहार, ये है गुहिल वंश, मारवाड़ और परिहार, ये राजस्थान के वंश है जिसमें देवनागरी का प्रचलन रहा। और जो कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। गहरवार, गहरवार है ये वंश, ये मध्य प्रदेश में है। राठौर कलचुरी वंश था गुजरात में, सोलंकी वंश में देवनागरी प्रचलन रहा। देवनागरी का प्रचलन गैसे गुहिल वंश हो गया, गुहिल वंश। और राजस्थान में पहले, सबसे पहले तो राजस्थान देवनागरी गुजरात, नागरी गैसे गुजरात और राजस्थान, गुजरात के कौन से गुजरात के सोलंकी वंश है, और ऐसे राजस्थान के गुहिल वंश, मारवाड़ और परिहार, और उसके उत्तर प्रदेश में कन्नौज, और मध्य प्रदेश में ये हो गया है गहरवार और है ये वंश, ये मध्य प्रदेश में है। राठौर कलचुरी, ये राठौर कलचुरी और गुजरात, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में नागरी लिपि का प्रचलन रहा। कहाँ कहाँ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गुजरात में कौन से? गुजरात के सोलंकी, और राजस्थान में गुहिल वंश, मारवाड़ और परिहार, और उत्तर प्रदेश में कन्नौज, और मध्य प्रदेश में ये हाइया वंश, राठौर कलचुरी वंश। यहाँ को 8वीं से देवनागरी जो वो है लिपि है, इसका 8वीं से 18वीं शताब्दी में कि कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जो आरंभ में देवनागरी लिपि के वर्णों में शिरोरेखा नहीं थी। अगर प्रश्न आए कि देवनागरी लिपि के वर्णों में, देवनागरी लिपि के जो वर्ण थे, वर्णों पर जो ऊपर एक शिरोरेखा लगाई जाती है, डंडा लगाया जाता है, वो आरंभ में नहीं लगाया जाता था। और जो ये वर्ण है अ, घ, स, य, ये दो भाग थे इनके। देखो अ हो गया, ये पीछे डंडा लग गया, स और य, अ, घ, स, दो स हैं और एक य है, अ और घ, इनके क्या थे? दो भाग थे। 14वीं शताब्दी में वर्णों का वर्तमान रूप, जो हम आज वर्णों का रूप देखते हैं, वो 14वीं शताब्दी में जाकर शिथिल हुआ था। आवश्यकता अनुसार ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता रहता है। जो आगत जीवा मूल्य ध्वनियां हैं, इनके नीचे नुक्ता आएगा, क, ख, ग, ज, फ, ये बाद में आई हैं। आगत जीवा मूल्य ध्वनियां, इनके नीचे नुक्ता, क, ख, ग, ज, फ, ये बाद में आई हैं। ये आगत जीवा मूल्य ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, ग, ज, फ। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। मान लिया क है, उसके अंग्रेजी में क किस किस से बनता है? सी से भी क बनता है और के से भी क बनता है, लेकिन इसमें क है तो क है, एक ही चिन्ह है, एक ध्वनि एक चिन्ह है। पर अंग्रेजी में क्या है? एक ध्वनि और उसके अनेक चिन्ह हैं। जैसे क होगा, सी से भी क बनता है और के से भी क बनता है। पर उसमें हिंदी में या देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, एक ध्वनि एक चिन्ह है और प्रत्येक ध्वनि का अलग चिन्ह है। क का अलग है, ख, ग, ये सबका अलग अलग चिन्ह है, पर एक ध्वनि एक चिन्ह है।
रोमन में एक ध्वनि के कई चिन्ह देखे जाते हैं, जैसे सी और क दोनों का उच्चारण क्या है, क है, और पर चिन्ह क्या है, दो है इसके, पर उसमें क है, क एक है, और एक ही इसका चिन्ह है। देवनागरी अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि है। अक्षरात्मक ज्यादा सही है, पर वर्णात्मक है तो ये दोनों, वर्णात्मक भी है और वो भी है। देवनागरी अक्षरात्मक और वर्णात्मक दोनों है। यह लिपि पूर्णता के निकट है। वर्णों का उच्चारण स्थान निश्चित है। वर्णों का उच्चारण स्थान निश्चित है। पर इसमें जैसे ज्यादातर क्या है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, ये सही है। वर्णात्मक भी है, पर ये अक्षरात्मक ज्यादा उचित है। जो रोमन है, अंग्रेजी है, वो वर्णात्मक लिपि है। इसमें सभी स्वरों के हर्षव और दीर्घ मात्राएं, इसमें सभी स्वरों की हर्षव और दीर्घ मात्राएं विद्यमान है। हर्षव भी है और दीर्घ भी, जो सभी स्वर हैं उनकी क्या है, एक तो लघु मात्रा हर्षव मात्रा है और एक दीर्घ मात्रा है। जैसे ए, आ, ई, छोटी की, बड़ी की, छोटी ए की, बड़ी ए की, ओ, औ, प्रत्येक की क्या है, दो मात्रा, एक हर्षव मात्रा और एक दीर्घ मात्रा है। सभी स्वरों की क्या है, हर्षव मात्रा भी है और दीर्घ मात्रा भी है। जो देवनागरी लिपि कैसी है, एक वैज्ञानिक लिपि है। यह लिपि संसार की अनेक भाषाओं को व्यक्त करने की क्षमता रखती है। इस लिपि में किए गए प्रमुख सुधार, देवनागरी लिपि में सुधार के किस किस ने क्या क्या कदम उठाए, उसमें सबसे पहले, जैसे देवनागरी में सुधार का सबसे पहले आया था गै से गोविंद रानाडे। और जैसे यो गै है ना, गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। गुजरात के जय भट्ट ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। और गै से गोविंद रानाडे का नाम भी इसमें, जो शुद्ध देवनागरी लिपि में सुधार का सबसे पहला कदम गोविंद रानाडे ने किया था। और जो देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के राजा जयभट्ट ने प्रथम किया था, और गोविंद रानाडे ने इसमें सुधार का सबसे पहले कदम उठाया था। ये इनकी योजना बनाई थी। इसमें देवनागरी लिपि में सबसे पहले सुधार की योजना गोविंद रानाडे ने बनाई थी। उसके बाद बनाई थी मुंबई महाराष्ट्र पुणे समिति ने। फिर लोकमान्य तिलक फोर्ट बनाया था 190 का, 190 तिलक फोर्ट बनाए थे 190। और जो इसमें 12 खड़ी का सुझाव दिया था, 12 खड़ी का सुझाव किसने, जैसे 12 बापू गांधी ने दिया था। एक वीर वैसे बना लेना, बापू गांधी और वैसे वीर सावरकर और विनोबा भावे। वैसे विनोबा भावे, बापू गांधी और वीर सावरकर ने 12 खड़ी का सुझाव दिया था। चौथे नंबर पे आएगा। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले देवनागरी लिपि में सुधार के लिए किसने कदम उठाया था, देवनागरी किसने, गोविंद रानाडे ने। सेकंड नंबर पे मुंबई महाराष्ट्र पुणे समिति ने। फिर लोकमत 3 पे तिलक ने, 3 पर तिलक ने। 4 पर 4 पर ये थे, उसमें 12 खड़ी, 12 खड़ी आई थी। लोकमान्य तिलक के बाद 12 खड़ी आई थी। फिर आई थी इंदौर, फिर आई थी नागरिक प्रचारणी सभा। और फिर 1947 एक वो आई थी 1941 में गोरख प्रसाद ने व्यंजनों के दाहिने और मात्रा लिखने का सुझाव दिया था। ये रही हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में एक लिपि सुधार समिति गठित हुई, कब हुई थी, 1941 में। इससे पहले जैसे 1947 है, इससे पहले कौन सी हुई थी, 1941 में प्रयाग लिपि सुधार समिति हुई थी।
और 1947 में उत्तर प्रदेश में। 31 जुलाई 1947। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसका अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र देव। नरेंद्र देव ने लिपि सुधार में क्या क्या सुझाव दिए थे? एक तो नरेंद्र देव ने 12 खड़ी को हटा दिया था, और इसने 1953 में क्यों कौन सा आयोग बना था? राधा कृष्ण अध्यक्ष अध्यक्ष बन रहे थे। जो वो कौन थे? उपराष्ट्रपति थे हमारे। क्या क्या सुझाव दिया था राधा कृष्ण समिति ने? एक तो इसने 1953 में कौन सा उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण की अध्यक्षता में परिषद की एक बैठक लखनऊ में हुई थी। जो राधा कृष्ण थे उसकी बैठक कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और जो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति बनी थी वो कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 1947 को बनी थी। और इसने नरेंद्र देव ने क्या था? 12 खड़ी को हटाया था। और जो 1953 में उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण की अध्यक्षता में बनी थी वो लखनऊ में बनी थी। उसने क्या किया था? ये अनुस्वार को रेफ के ऊपर या नीचे न रखकर उच्चारण क्रम से अलग अलग रखने का सुझाव दिया था। अनुस्वार है जो ये ये रहा अनुस्वार, उसको ऊपर या नीचे न रखकर जहां पे इसका उच्चारण क्रम आएगा वहां पे रखना। जैसे कलंकित, कलंकित, अंकित, कलंकित, यहाँ पर इसका उच्चारण यहाँ हुआ है तो यहाँ इसके ऊपर जहां उच्चारण है इसको अनुस्वार को वहीं पर रखना है। किसने कहा था? उच्चारण कलंकित। राधा कृष्ण ने क्या कहा? अनुस्वार, अनुस्वार को उच्चारण क्रम से रखना है। अनुस्वार को उच्चारण क्रम से रखना है, उच्चारण क्रम से रखना है। किसने कही थी? जैसे पंचम वर्ण अगर ये आए कि पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग करने की बात कही थी श्याम सुंदर दास ने। अगर ऐसे आए कि अनुस्वार को उच्चारण क्रम में अलग रखना चाहिए, उच्चारण क्रम से अलग रखना चाहिए, ये बात कही थी उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण ने। और जो आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए, आधे अक्षर को आधा रूप में लिखा जाए, ये बात भी किसने कही थी? राधा कृष्ण ने। हर्षव ई और दीर्घ ई की मात्रा को भी व्यंजन के आगे और पीछे लगाया जाए और उसे तनिक मोड़ा जाए। जैसे ई, ई की मात्रा पीछे लगाई जाती है और बड़ी की मात्रा वो बड़ी की मात्रा तो पीछे लगाई जाती है और छोटी की मात्रा वर्ण के आगे लगाई जाती है। जो व्यंजन के आगे और पीछे लगाई जाती है वो सुझाव किसने दिया था? एक तो उच्चारण क्रम से अनुस्वार को लगाना, एक उसको मात्रा को, ई की मात्रा को आगे पीछे लगाया, आगे और पीछे लगाने का सुझाव किसने दिया था? राधा कृष्ण। जो राधा कृष्ण अध्यक्ष थे 1953 में, उसमें क्या क्या सुझाव दिए थे? एक तो जो संयुक्त अक्षरों में आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए और आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए, अनुस्वार को उच्चारण क्रम से लिखा जाए और ई की छोटी और बड़ी की मात्रा को व्यंजन के आगे पीछे लगाया जाए और उसमें क्या गया? तनिक मोड़ दिया जाए। ये बातें किसने कही थी? राधा कृष्ण अध्यक्ष थे जिसके 1953 में लखनऊ में बनी थी जो बैठक हुई थी। उस बैठक में राधा कृष्ण की बैठक में क्या क्या सुझाव हुए थे? जो आधे जो राधा उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में
क्या क्या सुधार लिए थे? एक तो उच्चारण, किसका? अनुस्वार का उच्चारण, जहाँ पे कि जहाँ पर बोला जाए वहीं पर अनुस्वार लगाया जाए। एक आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए, ये भी उपराष्ट्रपति ने बताया कि आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए। और जैसे जो ई की मात्रा छोटी और बड़ी की मात्रा को व्यंजन के आगे और पीछे लगाया जाए, ये भी बात किसने कही थी? उपराष्ट्रपति ने। उपराष्ट्रपति ने एक तो उच्चारण की बात की थी, अनुसार के उच्चारण जहाँ पर हुए और एक आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए, और जो ई छोटी और बड़ी की मात्रा को व्यंजन के आगे पीछे लगाया जाए, ये बात भी उपराष्ट्रपति ने कही थी। और जो नरेंद्र देव अध्यक्ष थे जिस समिति के, वो किसके थे? नरेंद्र देव थे, उत्तर प्रदेश, जो 31 जुलाई 1947 में लिपि सुधार समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। उसने क्या सुझाव दिए थे? इसने नरेंद्र देव ने जो पूर्ववर्ती सभी सुझाव उनका अध्ययन करके क्या सुझाव दिए थे? एक तो इसने जो 12 खड़ी भ्रामक लगी, उसे इसे प्रचलन से हटा दिया। कि एक तो इसने सबसे पहले क्या किया? 12 खड़ी को हटाया। फिर क्या है? मात्राएं यथास्थान बनी रहें, किंतु उन्हें थोड़ा दाहिने हटाकर रखा जाए। पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र सभी जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पाई वाले व्यंजन को छोड़कर संयोग में हल चिन्ह लगाया जाए। एक तो इसने जो लखनऊ वाली जो उत्तर प्रदेश है, उसने उत्तर प्रदेश सरकार में जो बैठक लिपि सुधार समिति हुई थी, लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था, उसमें नरेंद्र देव ने एक तो 12 खड़ी को हटाया और पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। यानी कि जिसने पहले पंचम वर्ण का सुझाव देख, तो इसने पंचम वर्ण को स्वीकार किया था नरेंद्र देव ने। एक जो 12 खड़ी को तो हटाया था और पंचम वर्ण की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। और क्या था? हल चिन्ह लगाया जाए। हल चिन्ह लगाने की परमिशन दी थी। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार की परमिशन, हल चिन्ह लगाया जाए। और जो रव, ये खै को रव की तरह लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता था, किसको मिलाकर लिखने का निर्णय दिया जाए। और जो झ है, झ लिखने का निर्णय किया गया था। झ पहले और तरह से लिखा जाता था, अब क्या है, इसने झ लिखने झ नरेंद्र देव ने एक झ का एक जो ख में वो अलग अलग लिखा जाता था, एक ये। और संयोग में हल चिन्ह लगाया जाए। संयोग जहाँ पे संयोग आधा अक्षर दिखाना हो, जहाँ पे हल चिन्ह लगा के संयोग में हल चिन्ह लगाया जाए। एक तो हल चिन्ह, एक अनुस्वार और एक 12 खड़ी को हटाया, और जो ख है उसको मिलाकर लिखना, और झ, और पाई वाले व्यंजनों को छोड़कर संयोग में हल चिन्ह लगाया जाए। हर्षव ई व दीर्घ ई की मात्रा को तनिक छोटी लिखने का प्रयोग प्रारंभ करने का सुझाव दिया। 1957 में इसे हटाकर पुनः पूर्ववत अपना लिया गया। जैसे छोटी तनिक छोटी मात्रा कर दी, तो फिर 1957 में इसे पुनः थोड़ा मोड़ के लिखा जाने लगा। 1953 में क्या हुआ? उपराष्ट्रीय राधा कृष्ण की एक प्रसिद्ध लखनऊ में हुई थी, जो राधा कृष्ण, उसमें किस किसने भाग लिया था? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और भाषा शास्त्री, भाषाविद एकत्र हुए थे, जिन्होंने लिपि सुधार संबंधी निम्न सुझाव दिए थे। इसके नए जो ई की मात्रा, इसके नए स्वरूप को स्वीकार किया था 1953 में।
इसका ई का जो नया स्वरूप तैयार किया गया था उसको 1957 में फिर वैसे ही रूप में अपना लिया था। देखो, जैसे हर्षव ई व दीर्घ ई की मात छोटी करके लिख दी, 1957 में से हटाकर पुनः पूर्ववत अपना लिया गया। 1947 में जो नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, उसमें क्या हुआ था, जो ई की छोटी और बड़ी की मात्रा को छोटी लिखने का प्रयोग प्रारंभ करने का सुझाव दिया था, पर इसको 1997 से हटाकर पुनः पूर्ववत अपना लिया गया था। इसकी जो विशेषताएं हैं, देवनागरी लिपि जैसा बोला जाता है इसमें वैसा लिखा जाता है, और देवनागरी लिपि एक तो इसको राष्ट्रीय लिपि का दर्जा प्राप्त है, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। वर्णों का उच्चारण स्थान निश्चित है। और बारह खड़ी का सुझाव किसने दिया था? वीर सावरकर, विनोबा भावे, काका कालेलकर ने बारह खड़ी का सुझाव दिया था। और लेकिन नरेंद्र देव ने क्या किया था, बारह खड़ी को प्रचलन से बाहर कर दिया था। इन्होंने तो लागू की थी, और जो नरेंद्र देव है इसने बारह खड़ी को प्रचलन से हटा दिया था। व्यंजनों के दाहिने और मात्रा का गोरख प्रसाद ने व्यंजनों के दाहिने और मात्रा लगाने का सुझाव दिया था। गोरख प्रसाद ने क्या था, प्रसाद, गोरख का प्रसाद, दो दो दाहिने 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 हाथ पर रख दो, गोरख का प्रसाद दाहिने हाथ पर रख दो। गोरख का प्रसाद रूपी व्यंजन है जो उसको दाहिने हाथ पर रखना चाहिए। ये ट्रिक है, व्यंजनों का व्यंजन हुआ जिसको दाहिने हाथ पर रखने का सुझाव, गोरखनाथ का प्रसाद को दाहिने हाथ पर रख दो। ऐसे भी प्रसाद हम कहाँ लेते हैं, गोरखनाथ का प्रसाद हम दाहिने दाहिने हाथ में ही लेते हैं। और जो प्रयाग समिति थी वो कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1941 में। इसने क्या सुझाव दिए थे कि आद्य अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए। ज्यादातर इसमें प्रश्न एक तो ये कि लिपि को क्रम से लगाओ, और जैसे दक्षिण धारा से 6 लिपियों का विकास हुआ, और उत्तरी धारा से 4 लिपियों का विकास हुआ था। उत्तरी धारा से 4 लिपियों का विकास हुआ, और दक्षिण धारा से 6 लिपियों का विकास हुआ। फ्रेंच विद्वान जैसे ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपि नहीं मानते। कौन नहीं मानते? तो फ्रेंच विद्वान कुपेरी फ्रेंच विद्वान कुपेरी ने ब्राह्मी लिपि को चीनी लिपि माना है। और यूनानी विद्वान में मूलर, सेनार्ड, हल्वे, विल्सन, प्रिंसेप ने ब्राह्मी को यूनानी लिपि माना है। और जो ब्राह्मी को भारतीय लिपि मानते हैं वो कनिंगम, लॉसन और थॉमस है। कनिंगम, लॉसन और थॉमस हैं। जो उत्तरी लेखन शैली है ब्राह्मी लिपि लिखण के दो रूप प्राप्त होते हैं। ब्राह्मी लिपि है जो उसके लिखने के दो तरीके हैं। एक तो जो उत्तरी लेखन शैली है उसमें तो ऊपर रेखा लगाई जाती है, और जो दक्षिण दक्षिण लेखन है उसमें ना उसके ऊपर शैली, जो उसके वर्ण है ना उनके ऊपर क्या है, रेखा नहीं लगाई जाती, क्या है उसको गोलाकार रूप में लिखी जाती है। उत्तरी लेखन शैली रेखाओं के रूप में लिखी। उत्तरी लेखन शैली कैसी है? उत्तरी लेखन शैली रेखाओं के रूप में है, और दक्षिणी शैली गोलाकार रूप में है, गोला के रूप में है, और गोले और रेखाएं रेखाओं का रूप
उसमें उत्तरी लेखन में होता है, और जो गोलाकार रूप है वो दक्षिणी लेखन में होता है। 14वीं शताब्दी में वर्णों का वर्तमान रूप शिथिल हुआ था। और जो आगत जीवा मूल्य ध्वनि कौन सी है? क ख ग ज फ, ये आगत जीवा मूल्य ध्वनियां हैं। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है, और प्रत्येक एक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, भिन्न चिन्ह है। ये नहीं कि एक ध्वनि है और एक ही चिन्ह है, उसके अलग अलग चिन्ह है। प्रत्येक ध्वनि का अलग चिन्ह है और एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। रोमन लिपि वर्णात्मक है और देवनागरिक लिपि अक्षरात्मक है। जो देवनागरी लिपि सुधार में सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे ने सुधार की योजना तैयार की थी। फिर उसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र, फिर 3 पर तिलक आया था, 4 पर वो 12 खड़ी आई थी, लोकमान्य तिलक फोर्ट आया था। लोकमान्य तिलक फोर्ट 190 कितने आए थे? 103 में। और जो 12 खड़ी का सुझाव, फिर इंदौर, फिर इंदौर के बाद आए थे नागरी प्रचारणी सभा। फिर 1941 में 1941 में गोरख प्रसाद ने व्यंजनों के दाहिने और मात्रा लिखने का सुझाव दिया था। नरेंद्र देव ने इसकी 12 खड़ी को हटाया था। नरेंद्र देव ने सब जो पूर्ववर्ती सुझाव दिए गए थे उनका अध्ययन कर करके उसने क्या क्या, एक तो उसने 12 खड़ी को हटा दिया था। नरेंद्र देव ने 12 खड़ी का सुझाव दिया था। विनोबा भावे, बापू गांधी, काका कालेलकर ने, उन्होंने सब क्या 12 खड़ी को हटा दिया। और जो हल चिन्ह है वो नरेंद्र देव ने हल चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। संयुक्त व्यंजनों में, संयुक्त वर्णों में उसमें हल चिन्ह लगाने का सुझाव दिया था। और जो ख है उसको र और व की तरह लिखा जाता था, इसको मिलाकर लिखने का सुझाव दिया था। ख और झ में नए रूप में आए थे। और जो वो थे उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण ने क्या किया था? अनुस्वार का उच्चारण, उच्चारण कर्म के अनुस्वार का प्रयोग कैसे होना चाहिए? जहां पर उच्चारण हो वहीं पर अनुस्वार लगाना है। और जो आधे आधे अक्षर को आधे रूप में लिखना है, जैसे प्रेस है जो संयुक्त अक्षर में आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए। मान लिया प्रेस लिखा, प्रेस, पै के पैर में र है और ये स है। इसने कहा वैसे तो पै क्या है? पै इसमें आधा है और जो पैर में र है वो पूरा है। इसने कहा कि जो पै है उसको तो वो दिखाओ आधा पै, और र है उसको पूरा दिखाओ, पैरेस ऐसे लिखो। तो फिर क्या हुआ? संयुक्त अक्षरों में जो आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए, संयुक्त अक्षरों में आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए, पर ऐसा आज भी नहीं है क्योंकि वो अच्छा ही नहीं लगता। फिर क्या हुआ था? जैसे एक तो उच्चारण अनुस्वार वाला आज भी है कि अनुस्वार का उच्चारण जहां पर हो ना वहीं पर रखा जाए। ये बात अनुस्वार का उच्चारण जड़ा हो वहीं पर रखो जहां भी हो। उच्चारण की बात, अनुस्वार के उच्चारण की बात उपराष्ट्रपति ने की थी। आधे अक्षर को आधे रूप में लिखा जाए, जैसे प्रेस है, पैर है, प्रेस, इसको अलग अलग करके को जो पै है वो दिखा तो पूरा है, वैसे है वो आधा। वो कहा कि जो आधा है उसको आधा दिखाओ, जो पूरा है उसको पूरा दिखाओ। और जो वो है आगे पीछे मात्रा है, ई की मात्रा और बड़ी, छोटी और बड़ी की मात्रा मात्रा व्यंजन के आगे पीछे लगाई जाए। मेन मेन पॉइंट देख लेना इसके।
ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जैसा बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। ये वैज्ञानिक लिपि है। और बाराखड़ी का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव ने बाराखड़ी को हटाया था। और व्यंजनों के दाहिनी ओर मात्रा लगाई जाए, गोरख प्रसाद ने कहा था। प्रयाग समिति 1941 में हुई थी। धन्यवाद।